जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे समाज के बारे में। लेकिन ये समाज आज का समाज नहीं है। ये समाज है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नए नगरीकरण थे, जो महाजनपदों का समय था, उस समय पर जो समाज था उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसे आरंभिक समाज भी कहते हैं। अब आरंभिक समाज की बात करें तो जाहिर सी बात है वो आज के समाज से बहुत ज़्यादा भिन्न होगा, या कई तरीके से या कई मायनों से ये एक अलग समाज होगा। तो उसी समाज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरंभिक समाज के बारे में, उस समाज के नियमों के बारे में, और उन नियमों को लिखा गया था जिन वेदों में, उन वेदों के बारे में कि इनको किसने लिखा, इसमें क्या लिखा, इन वेदों की संख्या कितनी थी और किस तरीके से इनका पालन या इनके नियमों का पालन किया गया था। तो इन सभी टॉपिक पे हम एक एक करके आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर समाज की बात करें तो उस समय का समाज धर्म से जुड़ा हुआ था और उस समय के समाज को धर्म ही पूरा कंट्रोल या ऑपरेट कर रही थी, यानी पूरी तरीके से नियमित या संचालित कर रही थी। तो उस समय का समाज काफ़ी धार्मिक था, लेकिन वो धर्म को चलाने के नियम कौन से थे? तो इस वीडियो में उस समय के समाज के बारे में आप सब बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो अगर हम बात करें समाज की, तो समाज वैसे भी धर्म और समाज दो ऐसे शब्द या टॉपिक है जो कि हमेशा से ही मतलब क्या है कि कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इनके बारे में बोल देना ही बहुत ही विवादास्पद है, यानी बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं या करेंगे, तो ये वो समाज है जो आरंभिक समाज कहलाता है, जो महाजनपदों के समय पर था। अगर हम देखें तो ये समाज आज की तरह का समाज नहीं है। ये एक बिल्कुल पौराणिक समय का, धर्मों के ऊपर या धर्मों के अनुसार चलने वाला और धर्मों के नियमों पर चलने वाला एक समाज था। तो उस समय के समाज को हम ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उस समय का समाज किस प्रकार से था या वो कैसे रहता था, कितने वर्गों में विभाजित था, वर्ग क्या थे, वर्ण क्या थे, जातियाँ क्या थी, और उन जातियों को किस आधार पर बांटा गया था, और वो वर्ण किस आधार पर बांटे गए थे, किसने बांटे थे, और उनके अपने कर्तव्य या कार्य क्या होते थे। तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप सबको वीडियो के साथ बने रहना होगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो बिना किसी रुकावट के उन तक पहुंच सके। ऐसा माना गया कि हमारे आरंभिक समाज में केवल हिंदू धर्म था, और हिंदू धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। और इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों के द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय पर कोई भी नीति नियम नहीं थे। लोग अपने अनुसार अपने तरीके से व्यवस्थाओं को चला रहे थे, और उन व्यवस्थाओं की वजह से समाज बहुत ज़्यादा घृणित होता जा रहा था। जिसके बाद ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि उस समय के लिए या उस समाज के लिए कुछ नियमों को बनाना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के आधार पर उन समाजों को चलने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया। तो उस समय पर उन ब्राह्मणों ने उनके लिए कई तरीके के नियम बनाए, लेकिन उन नियमों को बनाने से पहले उन्होंने पूरे समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। अपने अनुसार उन्होंने उस समय के समाज को विभाजित किया, जिसमें उन्होंने 4 वर्ग बनाए, और इन 4 वर्गों को वर्ण भी कहते हैं। और ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ये पुरुष या मानव सूक्त के आधार पर बनाई गई थी। ब्राह्मण ने आरंभिक समाज को मानव के शरीर के अंगों के अनुसार 4 वर्गों में बांटा। जो अंग शरीर में जितने ऊपर है उसी के अनुसार उस अंग से संबंधित वर्ण या वर्ग भी उतना ही ऊंचा माना जाता, श्रेष्ठ माना जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें तो वर्णों की संख्या केवल 4, और उसके अंतर्गत जातियां आती हैं, और जातियों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि इन जातियों के आधार पर उनके कार्य भी बताए गए। उन कार्यों के अनुसार उनकी पहचान होती थी। उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों ने अपने आप को रखा, और उन्होंने अपने कर्तव्य श्रेष्ठ बनाए। जैसे कि हम बात करेंगे कि उनका कार्य, मैं पूरे नहीं बताऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी मैं मेन बता देता हूँ। जैसे कि ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य था पूजा पाठ करना, वेदों का लेखन, शिक्षा देना, यज्ञ करना, दान लेना।
इसी तरीके से हम बात करेंगे क्षत्रियों की। तो क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों को दूसरे क्षत्रिय शक्तिशाली लोग होते थे, राजा होते थे, उन्हीं के बच्चों को राजपुत्र और बाद में यही राजपूत कहलाए। और इनका कार्य था राजा बनना, शासन करना, न्याय करना, शिक्षा लेना और साथ ही साथ दान देना। और बाद में ये क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रियों को ही केवल अधिकार होता था कि वो शासन कर सकते थे। पहला जो वर्ग था वो मस्तिष्क से पहचाना जाता था। इसी प्रकार से क्षत्रिय जो दूसरा वर्ग था वो भुजाओं से पहचाना जाता था। यानी ब्राह्मणों का कार्य मस्तिष्क का, सोचने का, क्षत्रियों का काम भुजाओं से। तीसरा वर्ण या तीसरा वर्ग जो था वो वैश्य कहलाता था। वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी। इन वैश्यों को कई लेखकों द्वारा या तो जांघों से बताया गया है या कई लेखक इसे पेट से भी बताते हैं। कृषि करने का कर्तव्य इन्हीं का था। अगर हम देखें तो इनका काम था लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके कारण ये व्यापार करते थे, उत्पादन करते थे, कृषि करते थे, यानी कुल मिलाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते थे। इसको तीसरे वर्ग में रखा गया था। इसमें भी अगर हम देखें तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उनको था जो ब्राह्मणों को दान दे सकते थे। बाकी के अन्य जो भी यहाँ पर वैश्य वर्ग यानी व्यापारी वर्ग के थे उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार चौथा वर्ग जो था वो शूद्र कहलाता था। शूद्र मतलब अछूत वर्ग। अछूत का मतलब है वो गांव में तो रहता था लेकिन वो समाज में किसी भी प्रकार से सहभागिता नहीं निभाता था। उसका केवल एक ही काम था कि ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना और ऊपर के तीनों वर्गों के द्वारा दिए गए सुविधाओं के आधार पर अपना जीवन यापन करना। तो वो गांव में रहता था और जो सबसे निम्न या अछूत कार्य होते थे केवल उसी को वो करता था। तो इसी तरीके से वहाँ पर ये चार वर्ग थे। इन चार वर्गों के अंतर्गत कई तरीके की जातियाँ थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जातियाँ, गोत्र भी होते थे। तो इन गोत्र के बारे में हम अलग नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम जातियों की बात करें तो वर्ग एक होता था, उसके अंतर्गत जातियां होती थी। उन जातियों के कार्य एक समान होते। जातियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जातियों की संख्या अधिक थी, वर्ण केवल चार थे। अगर हम इसी प्रकार देखें कि ब्राह्मण वर्ग, तो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती थी उन सभी जातियों को पूजनीय माना जाता था और महत्व दिया जाता था। जैसे कि अगर हम देखें तो वर्ण ब्राह्मण था लेकिन उसके अंतर्गत जैसे शर्मा, कौशिक, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, झा, मिश्रा, शुक्ला, तो ये बहुत सारे ऐसे जातियां थी जो प्रथम वर्ग में गिनी जाती थी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो क्षत्रिय वर्ग था, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी राजपूत जातियां थी। इसी प्रकार से वैश्य जो व्यापारी यानी बनिया कहलाते थे और उनके अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां थी। शूद्रों में भी कई सारी जातियां थी जिनके निम्न कार्य थे। तो इसी तरीके से उस समय पर आरंभिक समाज को चार वर्णों के अंतर्गत बांटकर उनके काम बता दिए गए। जैसे हम देखें तो पहला वर्ग ब्राह्मण वो धार्मिक हो गया, दूसरा राजनीतिक हो गया क्योंकि वो राजा बन के वहाँ पर नियंत्रण कर रहा था, तीसरा वो व्यापारिक आर्थिक हो गया और चौथे को निम्न काम दे दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों वर्णों को कार्यों के आधार पर बांट दिया गया। वैसे बांटा तो उनको शरीर के अंगों के आधार पर था लेकिन इन्हीं के साथ साथ उनको उनके कार्य भी बता दिए गए। इन सभी कार्यों का वर्णन हमें वेदों में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उस समय के समाज की बात कर रहे हैं जब वेदों की रचना हुई थी, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं। और वैदिक काल का जो समय काल माना जाता है, अगर हम इतिहास की किताबों की बात करें तो इन किताबों में हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका समय काल देखने को मिलता है। इन वेदों की संख्या 4 है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहला वेद जिसमें ऋग्वेद आता है। और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो सबसे लंबे समय तक लगभग 600 वर्षों तक इसका लेखन किया गया था। और इसी ऋग्वेद का ही एक महत्वपूर्ण खंड है जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, जो ऋषि मनु द्वारा लिखा गया था, जिसमें हमारे आरंभिक समाज और हमारे हिंदू धर्म के लोगों के नियमों को भी लिखा गया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। इन 4 वेदों को नियम और सामाजिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो एक और वेद बना जिसे पंचम वेद कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वो आयुर्वेद जो चिकित्सा से संबंधित था, जिसे महर्षि चरक और सुश्रुत द्वारा लिखा गया या निर्मित किया गया था। इसमें चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 वेद थे। इन चारों वेदों को अलग अलग समय पर अलग अलग वजह से लिखा गया था। इनमें नियमों के साथ साथ और भी कई तरीके के
रहन सहन की पद्धतियाँ बताई गई हैं। इन्हीं वेदों में हमें आरंभिक समाज के द्वारा दिए गए दानों के बारे में भी पता चलता है, जिसमें हम बात करेंगे कि 3 दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए थे। जिसमें पहला दान जो था वो पारिवारिक रूप से कन्यादान के रूप में दिया जाता था, दूसरा गौदान और तीसरे नंबर पे भूमि दान होता था। इन तीनों दानों के बारे में हमें भारी मात्रा में लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि उस समय पर सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया जाता था। भूमि दान से संबंधित हमें उस समय की बहुत सारी ऐसी प्रशस्तियाँ मिली हैं जो उस समय के राजा लिखवाया करते थे। ये राजा उस समय पर जब इन भूमियों को दान में दिया करते थे तो उस समय पर लिखवाया करते थे। ज़्यादातर ये जो भूमि थी ये धार्मिक स्थलों को या फिर शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए दान में दिए जाते थे, और ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार वो भूमि का टुकड़ा होता था जो दान में दिया जाता था और देने के पश्चात राजा का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो इसी प्रकार से आज हमने आरंभिक समाज और उस समाज की संहिता या नियमों के बारे में बात की। इसी प्रकार उस समय पर विवाह के भी कुछ 8 प्रकार के नियमों के बारे में पता चलता है, जिसमें से 4 उत्तम और 4 को निर्दिष्ट माना गया था। उत्तम विवाह पद्धति उन्हें कहा जाता था जो ब्राह्मणों के अनुसार थी, और निर्दिष्ट या हीन विवाह पद्धति वो थी जो ब्राह्मणों के अनुसार नहीं थी, और वो लोग इन पद्धतियों को अपनाते थे जो ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चलते थे, या यूँ कहें कि ब्राह्मणों के बातों को जो नहीं मानते थे तो उनकी द्वारा किए गए विवाह हीन विवाह पद्धति से होते थे। तो इसी प्रकार अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग तरीके के टॉपिक्स के साथ।